हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास का जो मेरा वीडियो था वो क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट 3 क्लियर करा दिए थे। आज का जो मेरा क्लास है वो सेट 4 क्लियर कराऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. वीडियो को शुरू करने से पहले इसमें कुल जो है 40 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है और सही करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान जो है वो क्या होगा। ठीक, तो ये जो हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। ठीक, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको जो है मुख्य अक्ष कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में जो बोला है कि यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। ठीक, तो r का मान हो जाएगा r बराबर 2f यानी 16 दूना 32। ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी अवतल में वस्तु को कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव और फोकस बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है ये गाड़ी के साइड मिरर में, तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ भी पढ़े होंगे आप लोग वहाँ बताया ही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये जो है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण उस तरह दिखाई पड़ता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। तो ये जो है प्रकाशिक केंद्र से विचलित नहीं होता है। ठीक, 8 नंबर में बोला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बोल रहा है मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश ठीक की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। प्रकाश जब हम लाइट मेरे आंख में आता है तो कभी ज़्यादा कभी कम, उसका नियंत्रण जो है वो कौन करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुतली। ऑप्शन नंबर डी पुतली हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर में है सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, यानी हम अपना आंख से न्यूनतम कितने दूरी पर कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। इससे कम करेंगे तो ब्लर आने लगेगा, दिखाई हमको नहीं पड़ेगा, कोई भी अक्षर हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, 11 नंबर में है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में जो है उल्टा और वास्तविक, हमेशा उल्टा, हम जितना भी वस्तु को देखते हैं सारा उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक, लेकिन वास्तविक दिखाई पड़ता है। हम लोग को समझ में आता है कि सीधा है लेकिन वो हकीकत में उल्टा है। चलिए 12 नंबर में जरा दूरदृष्टियता होने का कारण क्या है। ठीक, जरा दूरदृष्टिया होने का कारण जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर समंजन क्षमता घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो अपलोड करना पहाड़ चढ़ने से भी खतरनाक है। पहाड़ तो हम चढ़ जाएंगे लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा 4 GB 5 GB का बन जाता है। स्पीड प्रोवाइड ही नहीं कंपनी कर पाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको क्या कहलाता है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये मेरा समंजन हो जाएगा। ठीक, ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये समंजन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 14 में क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित अभिक्रिया संतुलित है। ठीक, ये बोल रहा है संतुलित, तो इधर Fe1 है, Fe3 है, ये नहीं हुआ। यहाँ 3 Fe है, यहाँ 3 Fe है। ठीक है, H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ मेरा सी नंबर में 3 Fe, इधर भी 3 Fe, 4 H2 4 ओ हाँ ये हो गया। चलिए देखिए 4 दूनी 8 H है, यहाँ भी 8 H है, यानी इसका जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। ठीक, इसमें जो है किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक, तो देखिए उपचयन जो हो रहा है मेरा वो H2 के साथ हो रहा है क्योंकि H2 में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है और यहाँ जो है Cu में ऑक्सीजन मेरा हट रहा है। ठीक, यानी अपचयन मेरा हो रहा है कार्बन Cu में और
अब उपचयन मेरा हो रहा है हाइड्रोजन में, तो देखिए उपचयन H2 हो गया और ये मेरा CO हो गया। देखिए Cu होगा, वो दे दिया है, मिस है, यहाँ Cu होगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर C मेरा सही है। चलिए 16 नंबर जो है मेरा वो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम जो है वो अभिकारक कहते हैं, ठीक, पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। 17 नंबर में है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, ठीक, यानी क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है। तो ये जो होता है ये मेरा बराबर होता है, ठीक, ये जो होता है मेरा बराबर होता है। बोला CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक, ये जो है ये किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है, वियोजन है, क्या है। तो ये जो ये मेरा है ये मेरा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक, ये मेरा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में है, बोल रहा है ये प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक, तो बोल रहा है ये जो है ये क्या है, ये अम्ल है, क्षार है, कार्बोनेट है या क्षारक है, ठीक। तो इसका मेरा ऑप्शन मेरा हो जाएगा ये C नंबर कार्बोनेट, ठीक। ए के जगह पर अगर कार्बोनेट प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है, यानी ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, ठीक। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें से नीला पत्र डालने पर मतलब वो लाल नहीं होगा, ठीक। तो ये जो मेरा हो जाएगा NaOH, ठीक। चलिए 21 नंबर में है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीयकरण का जल मौजूद है, ठीक। दिए गए लवण में किस क्रिस्टलीयकरण का जल मौजूद है, ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C CuSO4, 5H2O, ठीक, C नंबर, ऑप्शन नंबर C। 22 मेरा हो जाएगा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये जो है यानी ये CO3, ये सबको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि, ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो मेरा आंसर आ गया B नंबर मेरा सही है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है पदार्थ A B C D 4 पदार्थ है का pH मान दिया हुआ है 2, 4, 7, 14, यह कौन क्षारक है, A B C D में कौन जो है वो क्षारीय है, ठीक। तो ये मेरा D नंबर जो है 7 से अधिक है या 7 है, ये मेरा क्षारीय हो गया, ठीक, 14 क्षारीय हो गया, D नंबर मेरा सही है, यानी पदार्थ D जो है वो मेरा क्षारक है। चलिए 25 नंबर में बोला कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। जहाँ भी ट्यूशन पढ़े होंगे आप लोग को बताया होगा सर कि इसमें जो है मेरा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक। अगला जो मेरा है 26 नंबर में बोला भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जीव उत्तरदायी होता है, ठीक, कौन जीव उत्तरदायी होता है, यानी किसने मेरा भोजन जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सम्मोहन, ऑप्शन नंबर D सम्मोहन। चलिए 27 नंबर में बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें से किसमें नहीं होता है। का जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, ठीक, जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और क्लोरोप्लास्ट ए भी होता है। C नंबर मेरा नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेरा नहीं होता है, इसका ऑप्शन हो गया C नंबर। चलिए मनुष्य में अगला क्वेश्चन है 28, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। मनुष्य में जो है वो मेरा परजीवी पोषण, हम लोग प्राणी है, ठीक, हम लोग खुद से अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग दूसरे पे आश्रित रहते हैं। देखिए चावल भी उगाए, वो भी एक मेरा पौधा ही है, उस पर हम लोग आश्रित हैं, अगर वो नहीं उगेगा तो हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक। लेकिन पेड़ को कोई ज़रूरत नहीं, पेड़ चलेगा, वो अपना भोजन अपने बनाता है। 29 नंबर में देखिए वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायक है। वसा जो पचाता है हमारे शरीर में, ये 4 ऑप्शन में कौन उत्तरदायी है, तो ये जो मेरा हो जाएगा लाइपेज, D नंबर मेरा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में बोला है कि श्वसन, 30 नंबर में बोला है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है, ठीक। ये जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। 31 नंबर में है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, ठीक। बने हुए भोजन का संवहन जो है किसके द्वारा होता है, ये मेरा हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर B फ्लोएम, ठीक, ऑप्शन नंबर B। चलिए 32 नंबर में बोला है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक। ये जो है जनन, ठीक, अगर जनन खत्म हो जाएगा तो वो वस्तु जो है, जीव जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए 33 नंबर में बोला है कि दिया गया चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, इसमें जो है किस प्रकार का जनन दर्शाता है, तो ये जो है मुकुलन है नहीं, ये मेरा B नंबर में है कायिक प्रावधान, ठीक। 34 नंबर देखिए क्या है, 34 नंबर में बोला है
कि बीज में भ्रूण होता है तो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक, ये जो मेरा हो जाएगा अंकुरन। ठीक, सी नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया। ठीक, 35 नंबर देखिए क्या है। 35 नंबर में बोला है कि गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? ठीक, ये जो होता है ये डिंब वाहिनी में निषेचन होता है। ठीक, 36 नंबर में बोला है कि जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ठीक, बोल रहा है कि यह नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ये बिल्कुल गलत है। 2 नंबर में बोल रहा है इनमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। सी नंबर में बोल रहा है इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, ये सी नंबर मेरा बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला मेरा 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर में क्या है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? ठीक, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो देखिए सौर सेल का उपयोग में जो है वो सीमाएं मेरा क्या है? ये मेरा हो जाएगा, ये भी सीमाएं हैं, ये भी है, इनमें से ई भी है, यानी ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक, यह अत्यधिक महंगा है, सौर पैनल जो है उसको अत्यधिक महंगा पड़ता है, इसीलिए वो मेरा सीमाएं है, वो कोई बहुत कम लगा पाता है। चलिए अगला जो है मेरा 38 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? ये जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय अवशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, यही मेरा समस्या है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक है? ठीक, ये मेरा जो हो जाएगा लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, तो ये मेरा अत्यधिक हो जाएगा एलपीजी। ठीक, या सीएनजी, यही दोनों में से एक होगा, आप लोग कमेंट में हमको बताइए। ठीक, चलिए मैं क्लियर कर ही देता हूँ, डी नंबर मेरा हो जाएगा एलपीजी। ठीक, चलिए 40 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? ठीक, ये जो है तापीय विद्युत संयंत्र में जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक, तो आज का क्लास मेरा जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक साइंस सेट 4 की रियल करा दिए हैं, 40 नंबर तक का। ठीक, चलिए कल जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो इसका 5 सेट लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।